ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਆਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਆਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ डॉक्टर विनोद आर्यन जी ਦੇ ਨਾਲ। डॉक्टर विनोद आर्य जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। जय भीम साथियों, सभी को जय भीम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਐਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सर। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ही नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं कि आज है उनकी 134वीं जी जन्म वर्षगांठ। जी। अब आप सोचिए, क्या हम अपने परिवारों में ही क्या अपने पूर्वजों को 134 साल बाद याद करते हैं? कितना याद करते हैं? तो हमें एक शख्सियत है जिनको 134 साल बाद, और मैं साधुवाद देता हूँ मनदीप जी आपको और आपकी पूरी टीम को, जी शुक्रिया, जो इन्होंने ये कवर करने के लिए और मुझे ये मौका भी दिया जिसमें हम बात रख सकें अपने दर्शकों के सामने। तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक व्यक्ति को या उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को, यानी उनकी पर्सनालिटी और उनके वर्क्स को हमें 134 साल बाद भी भारत जैसे देश में डिस्कस करना पड़ रहा है? यानी कि ये मसला तो लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी, आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि किन किन लोगों की जिंदगी, या मैं कहूँ कि इस पूरे भारत के वजूद पर, इस भारत के पूरे कानून व्यवस्था पर ऐसा प्रभाव छोड़ा है और जो सारों की जिंदगियों को प्रभावित करता है मूलभूत रूप से। बिल्कुल। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत जायज बनता है। और मनदीप जी, जैसा आपने कहा, क्योंकि आज का फोकस है हमारा कि बाबा साहब एज एकेडमिशियन है, एक शिक्षाविद के रूप में, तो हमें ये देखने की जरूरत पड़ेगी इसमें सबसे पहले कि एक शिक्षाविद होता क्या है। तो कोई भी अगर हायर एजुकेशन में शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा ले रहा है, तो क्या हम उसको शिक्षाविद कह दें? तो इसका थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन इसकी देखने की कोशिश करते हैं तो शिक्षाविद बेसिकली, प्लेटो जैसे फिलोसोफर थे, उनके बहुत सारे स्कूल्स थे, वहां पर जो एकेडमी होती थी तो उससे शब्द निकला एकेडमिक्स और उससे शब्द निकलता एकेडमिशियन। तो ऐसे लोग जो ऐसी एकेडमिक्स में रहकर एक सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित रूप से चाहे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान को स्थापित करते हैं, ऐसे लोगों को हम शिक्षाविद कहते हैं। इसके साथ ही एक शब्द और जुड़ता है कि पढ़ाई लिखाई, जैसे लोग कहते हैं किताबों में क्या माथा मारना, लेकिन इसके साथ एक और कैटेगरी होती है जिसको पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं। जो लोग शिक्षा और आम हमारी जिंदगी को, दोनों को मिलाकर चलते हैं, उनको पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। तो ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की, और भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस बन जाती है। अब जल्दी से हम चलते हैं कि क्या लोगों ने, और इसमें जब मैं लोग कह रहा हूं तो भारत के लोगों ने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, इतिहासकारों ने, समाज विज्ञानियों ने क्या संज्ञान दिया बाबा साहब के काम और उनके व्यक्तित्व का, इस पर
हमें 2-3 किताबें मैं अपने दर्शकों से जरूर साझा करना चाहूंगा, कुछ जी। यहाँ पे भी रखी हैं। जी। एक किताब थी बियॉन्ड अंबेडकर, प्रोफेसर नंदूराम जी की, ये आई थी 1995 में, और उसके लगभग 2025 में एक और किताब आई है लगभग 30 साल बाद, ये है डिकोडिंग अंबेडकर, प्रोफेसर विवेक कुमार की किताब है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जी। इस लकीर को अगर हम देखते हैं तो इन लोगों ने ये स्थापित किया कि बाबा साहब को कैसे लोगों ने सबसे पहले कहा कि दलितों के मसीहा हैं, जी, तो बिल्कुल। दलितों तक सीमित कर दिया। हम्म। अच्छा, थोड़े से लोग और प्रोग्रेसिव हुए तो उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। जी। इस पर भी एक बहुत पॉपुलर पत्रकार हैं, हम्म। जिनका नामी पत्रकार है, उन्होंने तो खारिज कर दिया। वो कहते हैं ये तो सिर्फ रिपोर्टियर थे, जी। इन्होंने तो संविधान लिखा ही नहीं। हम्म। और वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड उस किताब जी। का नाम है। लेकिन इसको खारिज करते हुए जो एकेडमिशियंस आज के हैं वो स्थापित कर रहे हैं, समाज विज्ञानी, कि बाबा साहब ने क्या किया। जी। तो जब क्या किया, और हमने कहा कि सिस्टमैटिक ज्ञान, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं, यानी उन्होंने जो भी अपनी बातें स्थापित करी उसको हम में से कोई भी जाके रीटेस्ट कर सकता है। जी। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि उन्होंने जो कह दिया ऐसा नहीं, तो उसमें उनको पूजने की नहीं, उनकी हमें मानने की जरूरत है कि उन्होंने क्या क्या कहा, उसको हम टेस्ट करें आज के टाइम में भी, जी। इतने सालों बाद। जी। तो अब चलते हैं कि बाबा साहब का जो ज्ञान था हम्म। जो समाज के बारे में, उसके मुख्य स्रोत क्या है। मैंने जी। आपको जो किताब बताई इसमें इसको बड़ी सिस्टमिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हम्म। तो सबसे पहला कि बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिनको वो खुद मेंशन करते जी। हैं, बुद्ध, हम्म। उसके बाद फूले, और जी। उसके बाद कबीर। ये उनके परिवार पर भी इनका प्रभाव था। जी। इसके बाद वो आते हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर हम्म। और इस समाज के, और व्यक्तिगत जब हम कह रहे हैं तो उनकी जो पहचान थी और औरों की जो पहचान है उससे जोड़ते हुए वो देखते हैं। जी। इसके बाद तीसरा एक पहलू आता है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग सोर्सेज, अब मैं जल्दी से सोर्सेज सभी से साझा कर लेता हूं हमारे दर्शकों से। वाकई। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जी। को उठाया, इंडोलॉजिकल सोर्सेज को उन्होंने उठाया, सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जी। उसके बाद विभिन्न आयोग और कमीशन जो बने उनकी रिपोर्ट्स को भी, रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों में जो क्लिपिंग्स आती थी जी। उसको बेसिस बनाया, हम्म। पुस्तकें एवं पत्रिकाएं तो सभी को पता है, उसको जी। बेसिस बनाया, और लोगों के साथ व्यक्तिगत अवलोकन एवं धारणाएं जो प्रचलित थी उसको भी उसको भी निकाला। और फाइनली लोगों के साथ, समाज के सदस्यों के साथ जब वो चर्चा करते थे, इन सब बातों को समाहित करके उन्होंने भारतीय समाज की एक ऐसी सुव्यवस्थित जानकारी हम सबके सामने साझा की, जिसके लिए करीबन 23 वॉल्यूम जो है अंग्रेजी में ही पब्लिश करने पड़े। तो आप सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है। अब चलते हैं कि कैसे बाबा साहब एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित होते हैं, और इसमें से हम एक सेक्शन उठा पाएंगे आज। तो वो कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव, तो इसमें कुछ हम ऐतिहासिक आंकड़े देते हैं। जैसे एक किताब है रॉबर्ट डलीज की, उसमें वो लिखते हैं कि जब बाबा साहब का स्कूल में एडमिशन हुआ तो एक तरफ तो उनकी माता सिखाती थी कि बेटा किसी भी अजनबी से मिले तो बड़े उनसे आदर से बात करनी है। तो कहते हैं अपनी इसमें कि मैं, जो पोस्टमैन भी आते थे तो मैं उनको पोस्टमैन मामा कह के बुलाता था। दूसरी तरफ देखिए, परिवार ये सिखा रहा है, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको पानी पीने के लिए वो नल को हाथ नहीं लगा सकते हैं, उन्हें प्यासा खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर एक मराठा सेविका थी जो उनकी बोतल में दूर से पानी डाल दिया करती थी। लेकिन अगर वो नहीं है तो कई कई दिन ऐसे चले जाते थे जब इन्हें प्यासा रहने पड़ता था। फिर ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ एल्फिंस्टन कॉलेज, सतारा से मुंबई की तरफ जाते, तो गांव से शहर जाने के बाद भी ये परिस्थिति नहीं बदलती है, और तब भी इनको वही सब हालात झेलने पड़ रहे हैं। इनके क्लासमेट से अलग बिठाया जा रहा है, पानी नहीं पी सकते, इनको किनारे में बिठाना, तो इस तरीके से चलता है। लेकिन अब देखिए, सामाजिक आंदोलन उस समय से शुरू हो जाता है, और खासतौर पे जब हम यहाँ इशारा कर रहे हैं तो गैर ब्राह्मणी सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इसका लोगों में ये कंफ्यूजन भी रहता है। बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़, वो पहले फेलोशिप देते हैं इनको एल्फिंस्टन कॉलेज पढ़ने के लिए, और 25 रुपए प्रति महीना। इसके बाद आते हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो है छत्रपति शाहू जी महाराज, जिन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। वो मदद करते हैं बाबा साहब को फेलोशिप, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप एक्सपीरियंस देखिए कि सामाजिक आंदोलन से अनुभव ले रहे हैं, उधर परिवार से लिया, भारत समाज में जो उनके साथ विभिन्नता से व्यवहार किया जा रहा है उसका नोट लिया। लेकिन वो कहते हैं कि इस हिसाब से वो आंदोलन का हिस्सा धीरे धीरे बनते जाएंगे, हम आगे देखेंगे। अब वो कहते हैं जब
और अपनी एक छोटी सी आत्मकथा वो लिखते हैं, वेटिंग फॉर द वीजा, वीजा के लिए इंतजार। इसमें कहते हैं कि अस्पृश्यता कितनी दमनकारी है, कितनी विषकारी है। अगर इसको हमें अंग्रेजों को समझाना हो, यानी बाहर के लोगों को समझाना हो, तो कैसे समझाएं? तो कहते हैं दो तरीके हैं, एक कि हम उनको खाली कहानियों में बता दें, और दूसरा वो कहते हैं कि हम दर्ज करें कि समाज में कैसे ये हो रहा है। तो ये दर्ज करना, फैक्ट्स को दर्ज करना, ये दिखाता है साइंटिफिकली कैसे। और इस पे आप बाद में शेड्यूल कास्ट और इवन शेड्यूल ट्राइब कमीशंस की रिपोर्ट जो भारत सरकार छापती है, उससे भी हम देख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं व्यवस्थित ज्ञान, एक शिक्षाविद के रूप में। अब इसके आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि 25,000 लोगों को वो डिलीवर कर रहे हैं एक स्पीच 28 अक्टूबर 1954 में। एक सार्वजनिक बैठक है, हीरक जयंती समारोह है। हालांकि वो गुस्सा होते हैं, बोलते हैं मुझे ये बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। और तब वो कहते हैं, और ये नायगांव में हो रहा है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बड़ा जो है प्रतिभाशाली था, मैं एक आम स्टूडेंट था। वो कहते हैं आप सच्चाई देखिए कि बाबा साहब सच को एक्सेप्ट करते हुए, जिनको सब लोग इतना बड़ा प्रतिभाशाली मानते हैं, तो वो सत्यता से बता रहे हैं कि मैं कॉमन स्टूडेंट था, लेकिन वहां से उठ के वो कहां तक पहुंचते हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी एक संबल बनेगा कि कोई भी, हम भी पिंडों से अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके पहुंच सकते हैं बहुत आगे तक। अब चलते हैं दूसरा दायरा देखते हैं, जहां विदेशी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब को क्या नए अनुभव हुए। तो जब वो पहुंचते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनको क्यों भेजा गया? क्योंकि तब हार्वर्ड में महाराजा गायकवाड़ के रिलेटिव पढ़ते थे, तो ये तय हुआ कि बाबा साहब को भी वहां भेजा जाएगा अमेरिका में। इसके बाद पेरी एंडरसन की एक किताब है 2012 में पब्लिश होती है, इंडियन आइडियोलॉजी। इसमें वो कहते हैं कि जितने भी उस समय के जो हम कहते हैं शिक्षाविद थे भारत में, या इवन नेता थे, वो बोलते हैं उनसे वो कई मीलों ऊपर थे। और क्यों थे? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो अपनी शिक्षा के लिए आज तक प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इनके एक दोस्त हैं रॉबर्ट मॉफॉल, जो इनके साथ कोलंबिया में पढ़ते थे। इन्होंने चिट्ठी लिखी उनको, बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये 14 मई 1916 की चिट्ठी है। अगर हमारे दर्शक देखना चाहते हो तो इसको बाबा साहब के वॉल्यूम नंबर 23 में मिलेगा, ये वहां से देख सकते हैं। तो वो चिट्ठी में मॉफॉल लिखते हैं कि आपका एग्जाम है बाबा साहब का, और मैं तो वो आपको गुड लक भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उसकी, आप तो वैसे ही इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप सोचिए उनकी प्रतिभा कैसे स्थापित है। फिर वो कहते हैं मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जो इतनी अलग सोच रखता है, और इस अलग सोच से हम जो शाही परंपराएं हैं उनको शायद खत्म कर सकें। एक अमेरिकी विद्यार्थी एक भारतीय विद्यार्थी को ऐसा लिख रहा है, और आज के जमाने में आप सोचिए कम्पीट करना कितना मुश्किल होता है, तो उन्होंने तब कम्पीट किया। इसके बाद चलते हैं, एक और उदाहरण है, जब एक प्रोफेसर इनके थे सेलिगमैन, एडविन सेलिगमैन, ये दूसरे प्रोफेसर को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बाबा साहब को कि आप देखिएगा मैं इनको भेज रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये बड़ा उत्कृष्ट छात्र है, जो उदार है, व्यापक है और योग्य है, और इनके काम करने की शैली बड़ी आपको खुशी होगी। ठीक है। तब एक और प्रोफेसर हैं एडविन कैनन, ये इनके डीएससी के सुपरवाइजर थे, जब ये डॉक्टरेट ऑफ साइंस करते हैं उसके सुपरवाइजर हैं। ये लिखते हैं एक और प्रोफेसर को जी, तो ये प्रोफेसर हैं एडविन कैनन, और ये लिख रहे हैं दूसरे प्रोफेसर को बाबा साहब के बारे में। और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? वो कहते हैं कि ये जब आए तो इन्होंने लगभग तो अपने काम पर और मुझ पर हमला कर दिया, मतलब कि सोच पर हमला कर दिया। ये इतनी ऐसी शख्सियत है, एक प्रोफेसर इतने बड़े विश्वविद्यालय का कह रहा है सुपरवाइजर अपने स्टूडेंट के बारे में। विद्यार्थी लई साडे भारत दे विद्यार्थी लई जी, कितना बड़ा एक मैसेज है आप। और ये कहते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि ये भारतीय हैं, ये तो मुझे स्कॉटिश अमेरिकन लगते हैं जी। अब लेकिन कहते हैं कि देखने में हालांकि ये एक मोटे से हेल्दी भारतीय हैं, लेकिन इनकी जो अप्रोच है वो स्कॉटलैंड वाले अमेरिकी की तरह है। तो ये अपने आप में उनकी सोच और समझ पे फिर से एक दाद है। इसके बाद रॉबर्ट डेलीज फिर से कहते हैं कि एक और खासियत है बाबा साहब की, कि इन्होंने भारत के समाधान के रूप में मार्क्सवाद और साम्यवाद को नहीं देखा जी, क्योंकि दोनों की चरित्र में बहुत फर्क है। जो नेचर है यूरोपियन सोसाइटी का, वो तो खुला व्यवस्था है जी, और भारतीय समाज एक बंद व्यवस्था है जी। तो कैसे खुले समाज की, जहां आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, आप मजदूर है तो मालिक बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ वर्ण व्यवस्था ने बंद कर दिया। आप जिस
ऐसे बिल्डिंग बना लीजिए, उसके 4 फ्लोर हैं, जिस फ्लोर पे आप पैदा हुए हैं वहीं पर पे आपको मरना है, का रहना है। और उसके उपरांत भी खत्म नहीं होता। जी। मैंने तो अपने फील्ड वर्क में उत्तर प्रदेश में पाया था कि इवन जो दफनाने की जगह है वो भी जातिगत हिसाब से बटी हुई जी। है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा उस पे ये बिल्कुल। कुठाराघात है इस ਨਾ पूरी ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ भारत ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ से ਸੀ समस्या जी। इसको लेकर बड़ी एक खूबसूरत भारत बाबा साहब ने बात कही। बोले उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र ही नहीं है। अब ये क्या बात हुई, दर्शक भी कहेंगे भारत राष्ट्र कैसे नहीं है। उन्होंने कहा भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। अब क्यों कहा, जब 6447 के करीब जातियां हैं जिसके हिसाब से भारतीय लोग बटे हुए हैं और वही सोच पे चलते हैं। जैसे वोट देने जब लोग जाते हैं तो अपना धर्म, जाति और अपना क्षेत्र, भाषा इसका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा देश, क्योंकि वो राष्ट्र को मानते हैं कि ये एक सोल है ना, सोल को हम पंजाबी में क्या आत्मा है। तो सब लोगों की आत्मा कैसे एक बन के मिलेगी और तब राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये फिलोसफिकल आइडिया वो देते हैं जिससे ये बताने की हम सबको ये छोटी छोटी अपनी जो सोच है उसको दरकिनार करते हुए तब हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकेंगे। जैसे राष्ट्रवाद तब आ पाएगा, इस हिसाब से वो चलते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ही खारिज हो गई। तो डॉक्टर साहब तुसी हुण कंटिन्यू कर सकते। बड़ी खूबसूरती से मनदीप जी आपने पूरी लाइन पकड़ ली है। दलित मसीहा से जी संविधान निर्माता और उसके बाद राष्ट्र निर्माता और उसके बाद आ जाते हैं विश्व विभूति। इसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे। तो नेशन की बात हमने कर ली। विश्व विभूति जदों डॉक्टर साहब ने शब्द वरत्या तां वर्ल्ड पर्सनैलिटी दी गल जिहड़ी आ वो आ जांदी है। हुण असीं अगे चलदे हां डॉक्टर साहब दे नाल। तो विश्व विभूति पे बाद में आएंगे क्योंकि राष्ट्र निर्माता तक हम आ गए जब उन्होंने इवन आपको मैं बताऊं यूरोप और बाकी जगह भी लोगों को 18 साल के बाद, जिसे हम अडल्ट सफरेज कहते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने इसको डिफेंड किया। तो अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जहां बाबा साहब ने सार्वजनिक कार्यालयों में क्या अनुभव किया और जो कमेटियां थी उनके सामने क्या रखी। तो पहली जो कमेटी जिसका हम नाम लेते हैं साउथ बोरो कमेटी के सामने ये रिटर्न में अपना दस्तावेज रखते हैं। ये वॉल्यूम 1 में मिलेगा आपको, जो बाबा साहब की राइटिंग है, अंग्रेजी वाले, पेज नंबर 247। तो कहते हैं कि क्यों भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल का है वोट का अधिकार नहीं मिल सकता। अब इस पे अंग्रेजी हुकूमत का कहना था कि यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, जातियों में बटे हुए हैं, क्षेत्रों में बटे हुए हैं, बोलियों में बटे हुए हैं। तब वो कहते हैं अगर ऐसा है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इतनी सारी नस्लों के लोग रहते हैं, तो उनको भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो लोकतंत्र चलाएं। तो कहते हैं इस बेसिस पे हमें समझने की जरूरत है कि भारत को पूरा अधिकार है लोकतंत्र अपनाने का। यहीं तक नहीं रुकते, तो फिर वो कहते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए। तब वो कहते हैं सरकार ऐसी होनी चाहिए जहां मेरी आपकी अभिलाषाएं क्या है ये कोई रिप्रेजेंट ना करे। जी। तो वो कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल होनी चाहिए, इतने तक ही नहीं है, ऑफ द पीपल भी होनी चाहिए, यानी आपका और मेरा प्रतिनिधित्व खुद होना चाहिए। वाकई कोई ना आखे कि इस चीज की लोड़ है,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ। अच्छा, जब हम कह रहे हैं आप और मैं, तो हम व्यक्ति नहीं, हम जिन समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं जी, उनका उन्हां दी गल कर रिप्रेजेंटेशन रहे हैं होना आप। चाहिए। जैसे वाह। मोटा मोटा देख लें, वाकई। महिला और पुरुष, ठीक है, रूरल और अर्बन का जी, लोग होने बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। हर रीजन से लोग होने चाहिए, हर बोली से होने चाहिए। जी। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि एक मजबूत सरकार बनाता बनाया। है और वो राष्ट्र को फिर सपोर्ट करता है, जी। एक मजबूत राष्ट्र को सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से वो प्रतिनिधित्व का अधिकार ले लेते हैं। इसके बाद कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय तक इतने विजनरी थे कि किसी को नहीं लगा था कि ये समस्या आएगी कि भारत का बंटवारा की नौबत आ जाएगी, जिसको पंजाब ने भी बड़े ही दुख और दर्द और बड़े बिल्कुल। उससे झेला है। और मैं पंजाब की जब बात कर रहा हूँ तो दोनों हिस्से में लेके चल रहा हूँ, उधरले ते लेकिन इधरले दोनों पंजाब, मतलब लोकां दी गल हो रही है। हाँ, और ऐसा हमें पता है यहाँ रिश्तेदारियां हैं लोगों की जी, आपस में, सिर्फ जी। एक तिथि से सब कुछ नहीं बदल जाता है। लेकिन उसका भी सलूशन बाबा साहब ने उस समय लिख दिया था, द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान में, कि क्या परिस्थिति आएगी। तो सोचिए कितना विजन था उनको। और उन्होंने कहा था कि कोई भी राष्ट्र अगर बनाने की, अब वो जिन्ना को क्रिटिक कर रहे हैं यहाँ पर, कि राष्ट्र अगर आप सोचते हैं धर्म से बनाएंगे तो फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बाद में टूट जाता है। धर्म तो एक था, लेकिन पकड़ नहीं पाए कि भाषाएं अलग हैं, लोगों की संस्कृतियां अलग हैं। फिर से समझिए कि राष्ट्र सिर्फ एक धर्म से नहीं बन सकता, आपको लोगों का संस्कृति को एक बनाना पड़ेगा। और यही मुझे लगता है भारत के मजबूत राष्ट्र होने की एक बुनियाद है, जिसको वो खुद भी मानते हैं। जेकर ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾदेश ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। बस आखिरी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास बचे हैं, ज्यादा दर्शकों का समय नहीं लूंगा। इसके बाद वो बताते हैं कि इतना पढ़ने के बाद उनकी डिग्रियां तो हम गिनते रह जाएंगे, कितने डिसिप्लिन्स में उन्होंने ट्रेनिंग ली, कैसे विदेशियों ने, और आज के युग में वहाँ न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश हो रहा है उनका बर्स, कोलंबिया में एस्टैब्लिश हो रहा है, उन पे व्याख्यान होते हैं ईयरली। उसके बाद ब्राजील, आप नाम लीजिए, चाइना, साउथ अफ्रीका, सब जगह उन पर चल रहा है। तो इस हिसाब से हम फाइनली लकीर को ला रहे हैं, बाबा साहब एक विश्व विभूति बन चुके हैं, भारत तक सीमित नहीं है। उनको ऐसे एकेडमिशियंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज, लोग सेलिब्रेट, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन लोग, और अपना पैसा लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत, और क्यों करेंगे जब हमारी आपकी जिंदगी पर किसी ने प्रभाव छोड़ा होगा। और ये सबसे बड़ा प्रभाव है कि कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। आप और मेरा एक वोट, वन मैन वन वैल्यू वन वोट, सबका बराबरी मिल गई। महिला हो चाहे पुरुष, आप गांव में रहें, शहर में रहें, किसी जाति किसी नस्ल के हों, सब बराबर कर दिए उन्होंने एक झटके में। और इसी का संवैधानिक ताकत से देखिए। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। फगवाड़ा के गोराया गांव में जो बाबा साहब का राजगृह मुंबई में स्थापित है, उसी की नकल जो है एक आंदोलनकारी ग्रुप है, वो अपना बना रहे हैं स्मारक के रूप में, जहाँ पर वो लोग हर साल बाबा साहब पे प्रतियोगिता भी कराते हैं बच्चों को। तो ये समूह न केवल राजगृह की कॉपी बना रहे हैं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए वो हर साल पुस्तक छापते हैं। और उसमें दो कैटेगरीज में, पहला इनाम 50,000, दूसरा 20,000, तीसरा 10,000, और उसके बाद हजार के 250 प्राइजेस देते हैं। सोचिए, और ये सब अपनी जेब से लगा के वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पंजाब को और ऐसी शख्सियतों को हमें साधुवाद देना चाहिए, तो इस तरीके से राष्ट्र निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो लिखा वो इस देश को मजबूत करने के लिए, एक बनाने के लिए, कैसे लोगों को इन बंधनों से जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं उससे मुक्त करते हुए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। और इसीलिए उनको विश्व विभूति, विश्व में भी लोग, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन। अब हमने देखा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है 1945 के आसपास, तो उसी को लागू करना एक ऐसे देश में जहां पर इतनी विविधताएं हैं, ये आसान काम नहीं था। लेकिन ऐसी शख्सियत वो थे कि कर सके। और इसी का फिर से उदंश वो बताते हैं कि कैसे उनको नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक हिसाब से किनारे रखा शुरू से। और कहते हैं कि मुझे बड़ा दर्द हुआ जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया।
जी। है ना, इसमें महिलाओं को बराबरी का वो देने की, तो और इस बेसिस पे वो रिजाइन भी कर देते हैं। तो हमें भी ये सीख लेने की जरूरत है हम सभी को कि अपने एथिक्स पे, अपने डिसीजंस पे हमें क्या सही लगता है, क्या गलत रहता है, फर्मली हमें खड़े रहने की भी जरूरत है। जी। और पंजाब से बेहतर उदाहरण मुझे नहीं लगता है इस चीज के लिए कहीं से आ सकता है हमेशा, बेहतर। क्योंकि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਰਸ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਥਿक्स ਦੇ ਆਪ नੇड़े होइए। जी, बिल्कुल। सबसे पहला सोर्स तो देखिए इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के अपने वॉल्यूम्स जो इंग्लिश, हिंदी, जी। पंजाबी, जी। मराठी और अन्य कई भाषाओं में पब्लिश्ड हैं, वो आप हमारे दर्शक खरीद सकते हैं। जी। नहीं खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन भारत सरकार की जो अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, जी। उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर किसी का एकेडमिक इंटरेस्ट है, हमारे स्कॉलर हो या जी। स्टूडेंट हो, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मैं रिकमेंड करूंगा। प्रोफेसर नंदूराम की किताब है 1995 छपी थी, बियॉन्ड अम्बेडकर, उसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल है। और उसी को खींचते हुए उन्हीं के एक स्टूडेंट हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, प्रोफेसर विवेक कुमार, वो लिखते हैं डिकोडिंग अम्बेडकर 2025 में, ये मनोहर से छपी किताब है। तो इन किताबों को जब वो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है जो बातें हम कर रहे थे ये और डिटेल में जान सकेंगे। और इस तरीके से फाइनली मैं आपको लास्ट पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि बाबा साहब एक इतना बड़ा प्रतीकात्मक सिंबल बन गए है ना, जो सब लोगों को आज तक प्रभावित करना है। देखिए फोटो में क्यों सूट बूट और टाई है, और उनको कंपेयर किया गया कि दूसरे एक महात्मा है वो तो धोती पहनते हैं। तो इन्हें मैसेज देना था उन लोगों को जो आज तक फटे कपड़ों में घूम रहे थे कि आप वहां से उठकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात थी कि जब भी फोटो होती थी इस टाइप की तो वो फॉर्मल गैदरिंग मीटिंग में होती थी। अब वहां तो आप सूट बूट टाई में ही बैठेंगे, जैसे आप और हम बैठे, टाई नहीं लगाइए, लेकिन बाकी तो है। तो ऐसा आप पुणे में जाएंगे तो उनका म्यूजियम है, और भी जगह आप देखेंगे वो बाकी कपड़े भी पहनते थे। लेकिन ये मैसेज देना और उन लोगों को देना जो दीनहीन है, गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि आप अपनी समझदारी से, इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ट्रांसेंड कर सकते हैं, मतलब परे जा सकते हैं। और ये सब उस सोच समझ से होगा जो समाज विज्ञान में कुछ किताबें, बातें लोगों ने कही हैं, लेकिन अब मैं उसको नहीं लाना चाहूंगा। लेकिन एक दो नाम अगर आप जानना चाहें, पीटर बर्जन एंड सोशल, थॉमस लकमन की किताब है, उसमें कहते हैं कि हम सच्चाई समाज में अपने से बनाते हैं, कोई सच्चाई होती नहीं है ना। जैसे तो इस हिसाब से सच्चाई का निर्माण जो है लोग आपस में मिलकर बनाते हैं। जब हम बातचीत और संस्कृति करते हैं उससे सच्चाइयां स्थापित होती हैं। तो बड़े लोग कौन है? बड़े लोग वो हैं, क्योंकि ये सच्चाई तो आम लोगों के लिए है जो फंस जाए उसमें। तब शिक्षाविदों का रोल शुरू होता है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, अपने सामाजिककरण से इस सच्चाई को न केवल अपने लिए बदल देना बल्कि औरों के लिए भी बदल देना। और इसको कहते हैं विमुक्तिकरण, है ना। आपकी बंधनों से, आपकी परेशानियों से मुक्त करना, और सबसे पहले आपको खुद को मुक्त करना है, और उसके बाद यहीं तक सीमित नहीं रहना। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी लगे रहते हैं कि अपने बच्चों को स्थापित कर दें, मकान बना लें, जायदाद जोड़ लें, गाड़ी ले लें, लेकिन इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, जो समर्पण किया, अपने बच्चे तक को जब उसकी मृत्यु होती है कफन नहीं दे सके, है ना, दवाई नहीं दे सके, और पूरे भारतीय समाज के लिए काम करते रहे ताकि आप, मैं, तो वो मुक्त हुए उन बंधनों से, और उसके बाद हमें मुक्त किया। तभी आज हम खुले रूप से इतनी बातचीत कर सकते हैं, और हम आप ही नहीं, जो स्वतंत्रताएं हम एक्सेस कर रहे हैं, जिन कुर्सियों पे हम बैठे हैं, ये सभी वही की देन थी। नहीं तो अंग्रेजों के हिसाब से तो हम लायक ही नहीं थे देश चलाने के, लेकिन ये लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। तो इस हिसाब से वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, एक प्रतीक हैं, जिनको केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी और भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं वो वहाँ पर भी उनको एक विश्व विभूति के रूप में
आज तक याद रखे हुए हैं, उनकी सोच और समझ को अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में ला रहे हैं। और यहाँ मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा अपने जी। दर्शकों से कि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते जी। हैं। ये बहुत जरूरी है। आप बाबा साहब को भी मानिए, यानी फूल माला चढ़ाइए, ठीक है वहां तक, लेकिन उन्होंने बातें क्या कही, जी। है ना, शिक्षा कैसे हमें जो है परे ले जाएगी इन चीजों से और अपने साथ दूसरों को भी मुक्त करेगी, तो बाबा साहब की भी माननी है। मुझे लगता है यहीं तक आज हमें बात को रखेंगे। तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बड़ी बेहतरीन गल्लां तुसीं कीतियां, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका मनदीप जी और आपकी पूरी टीम का, जी। जिन्होंने ये एक अच्छा सराहनीय प्रयास किया। मैं फिर से साधुवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, इवन हमें भी फ़ायदा होगा और ये परंपरा हम आगे भी इसी बिल्कुल। तरीके से जारी रख जी। सकें। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे हुँ। और भी सिंबल्स हैं जिनको हमें, और भी व्यक्तित्व और कृतित्व हैं जिनको हमें डिस्कस करने की, आगे लाने की। जैसे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, शाहू जी महाराज थे जिन्होंने बैकवर्ड्स की लड़ाई को लड़ा, जी। उधर नारायणा गुरु थे, पेरियार थे, बिरसा मुंडा थे। जी। तो हमें एक व्यक्ति तक ही और पूजने तक सीमित नहीं रह जाना। भारत के इतिहास और उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उनको मार्जिनलाइज किया गया, जी। साइड कर दिया गया, तो इस तरीके से अगर हम प्रयास जारी रखेंगे तो मुझे लगता है हम वाकई में एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर जी। सकेंगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।